जय हिंद दोस्तों। प्रभु को प्रणाम करके आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म और एक माँ रनिंग के बाद हम लगाएंगे 20 सपाटे। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। हाँ,
आज से हम आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि बिपिन चंद्रा की है, हम उसे पढ़ेंगे। और आज से हम उसको शुरुआत करेंगे। आज हम भूमिका पढ़ेंगे। उसमें पता चल रहा है कि मुग़ल काल कैसे कमज़ोर हुआ, औरंगज़ेब क्या नीति अपनाई, क्यों कमज़ोर हुआ, कंपनी कैसे स्थापित हो गई। पुरातन साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन की चुनौती के साथ पुस्तक ऐतिहासिक राजनीतिक वर्णन से आगे बढ़कर इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और अन्य संबंधी विषयों के पारस्परिक अंतर संबंध पर ध्यान केंद्रित करती है। पुस्तक में व्यापक सामाजिक बलों, आंदोलनों, संस्थानों और व्यक्तियों का अध्ययन इस उद्देश्य के साथ किया गया कि कुछ घटनाएं क्यों घटित हुई और इस तरह की घटनाओं के परिणाम का वर्णन काल क्रमानुसार किया गया है। पुस्तक में 18वीं सदी में भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह बताया गया है कि क्यों भारत ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन क्यों हुआ, कारण क्या था। इसमें भारत पर ब्रिटिश शासन के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक प्रभावों का सविस्तार वर्णन मिला। व्यापार और निवेश के माध्यम से भारत के आर्थिक शोषण पर विशेष बल दिया गया है, जो भारत में ब्रिटिश शासन का प्राथमिक उद्देश्य था। ब्रिटिश भारत की विदेश नीति, जैसे नेपाल और अफगानिस्तान के साथ युद्ध या बर्मा पर आक्रमण का भी उल्लेख पुस्तक में निहित है। भारत भर में हुए विभिन्न जातीय और किसान आंदोलनों पर भी चर्चा की गई है। आरंभ में उनके परंपरागत तरीके से संघर्ष और इसके परिणाम स्वरूप देश भर में एक व्यापक जातीय और किसान संघर्ष शुरू हुआ, जिसकी परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आई। यद्यपि किसान और जातीय आंदोलन इसके बाद भी जारी रहे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए विभिन्न प्रदर्शनों को साथ साथ रखा गया है, जिससे कि पाठक इस महाद्वीप पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों के संबंध में अपनी निजी राय बना सके। पुस्तक में ब्रिटिश शासन के उद्भव और विकास पर भारतीयों की प्रतिक्रिया का भी वर्णन किया गया है। 18वीं सदी में भारतीय संस्कृति और समाज में आए हास को देखते हुए 19वीं शताब्दी में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। 19वीं शताब्दी के जागरण में न केवल प्रिंटिंग प्रेस जैसी पाश्चात्य प्रौद्योगिकी को अपनाकर ब्रिटिश शोषण का विरोध किया गया, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने वैश्विक मानकों को भी अपनाया। अंतिम 5 अध्याय में राष्ट्रवाद आंदोलन से जुड़ी हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से लेकर भारत द्वारा राष्ट्र स्वतंत्रता की प्राप्ति का वर्णन है। राष्ट्रीय आंदोलन की नरमपंथी, गरमपंथी और क्रांतिकारी जैसे विभिन्न विचारधाराओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। यह राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस प्रकार किया गया, जन आंदोलन बन गया, इसका विस्तृत विवेचन पुस्तक में किया गया है। इसके साथ ही भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण की विचारधाराओं का वर्णन भी किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके योगदान को समझा जा सके। साम्यवादी दलों की प्रगति और विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलनों द्वारा इसके प्रसार के विरोध को अनोखे ढंग से पेश किया गया है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता में एक के योगदान और दूसरे के द्वारा पेश बाधाओं को उजागर किया जा सके। पुस्तक की भूमिका। मुगल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, कई शक्तियाँ होती हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगजेब के सख्त शासन काल में की गई। औरंगजेब को विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। उसने इस साम्राज्य को दक्षिण की दुरस्थ भौगोलिक सीमाओं तक फैलाने की नीति अपनाई। हालांकि इस क्रम में उसे जनधन की काफ़ी हानि उठानी पड़ी। दरअसल देश की संचार व्यवस्था और आर्थिक और राजनीतिक संचार सभी क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत स्थान प्रशासन देने के लायक नहीं थी। इस तरफ हुए देश को एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता के तहत लाने का औरंगजेब का मकसद सैद्धांतिक तौर पर भले ही उचित रहा, लेकिन उसे व्यवहार में लाना आसान नहीं था। औरंगजेब राज्य सत्ता के मामले में विफल रहा था। वह मराठों की क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग मानने को तैयार नहीं था। औरंगजेब इस बात को समझ नहीं पाया कि शिवाजी और दूसरे मराठा सरदारों का आसानी से दमन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अकबर ने राजपूत राजाओं व प्रधानों के साथ गठबंधन बनाया था। औरंगजेब से भी मराठा सरदारों को मनाने की आशा की गई थी, लेकिन उसने मराठों का दमन करने की नीति अपनाई। मराठों के खिलाफ निरर्थक लेकिन कठोर अभियान वर्षों तक चलता रहा। इसमें उसके साम्राज्य के संसाधनों की काफ़ी बर्बादी हुई। व्यापार व उद्योग तबाह हो गए। 25 से ज़्यादा वर्षों तक उत्तर में औरंगजेब की गैर मौजूदगी और मराठों को दबाने में उनकी विफलता के कारण प्रशासन में गिरावट आई। इससे साम्राज्य और उनकी सेना की प्रतिष्ठा भूमि हुई। महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम सीमाओं को अपेक्षा हुई और प्रांतीय व स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करने व आज़ादी का सपना देखने का मौका मिला। इसके बाद 18वीं
सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से केंद्रीय सत्ता और भी कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद 18वीं सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से केंद्रीय सत्ता और भी कमज़ोर हो गई थी। कुछ राजपूत राज्यों के साथ औरंगजेब की लड़ाई का भी मुगल साम्राज्य पर विपरीत असर पड़ा था। राजपूत राजाओं के साथ गठजोड़ और उसके कारण मिला सैन्य समर्थन अतीत में मुगलों की ताकत का बहुत बड़ा आधार रहा था। शुरुआती दिनों में औरंगजेब ने भी राजपूतों के साथ दोस्ती की। उसने मारवाड़ के जसवंत सिंह और आमेर के जय सिंह को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया था। लेकिन बाद में राजपूत राजाओं की ताकत को कम करने और उनकी ज़मीन पर अपने साम्राज्य का शासन थोपने की उसकी अदूरदर्शी नीति के कारण मुगल शासन के प्रति राजपूत राजाओं की वफादारी समाप्त हो गई। राजपूत राजाओं के साथ युद्ध के कारण साम्राज्य और कमज़ोर हो गया और अलगाववाद को बढ़ावा मिला। खासकर इसने हिंदुओं और मुसलमानों के उच्च वर्ग के बीच दीवार खड़ी करने का काम किया। शतनामी जाट और सिख विद्रोह के कारण दिल्ली के आसपास के नाजुक क्षेत्रों में औरंगजेब शासन की ताकत को चुनौती मिली। हालांकि इन विद्रोह में शामिल लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी अच्छा जनाधार होने के कारण इसका खासा महत्व था। किसान उनकी ताकत थी। मुगल राजस्व अधिकारियों ने इन सभी का दमन किया था। इन विद्रोहों से पता चलता है कि जमींदारों, कुलीनों व राज्यों के सामंती शोषणों से किसान काफ़ी असंतुष्ट थे। औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीति ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था। उस वक्त लोगों की धार्मिक आस्था व रीति रिवाजों में शासन कोई दखल नहीं देता था। हिंदुओं व मुसलमानों के बीच दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा दिया जाता था और विभिन्न क्षेत्रों व धर्मों के लोगों के लिए शासन के उच्च पदों का दरवाजा खुला हुआ था। यही वह मुगल शासन के स्थायित्व का मूल आधार था। राजपूत राजाओं के साथ मुगल के गठजोड़ में इस नीति की झलक मिलती है। लेकिन औरंगजेब ने जजिया लागू करके उत्तर में हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़कर और हिंदुओं पर खास तरह का प्रतिबंध लगाकर इस नीति के उलट काम करने की कोशिश की। उसने हिंदुओं को अलग थलग कर दिया, मुगल साम्राज्य को खंडित किया और खासकर हिंदुओं और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच खाई को चौड़ा किया। औरंगजेब ने इस तरह की धार्मिक नीति को अपनाने शासन के बाद के दिनों में अख्तियार किया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इन नीतियों को बहुत तेज़ी से छोड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ सालों के अंदर जजिया को समाप्त कर दिया गया। राजपूतों व दूसरे हिंदुओं के साथ अच्छे संबंध जल्द फिर से बहाल कर दिए गए। बाद में मुगल शासकों के काल में अजीत सिंह राठौर और सवाई जय सिंह जैसे लोगों को शासन में काफ़ी ऊंचा स्थान मिला। साहू राजा और मराठा सरदारों के साथ धार्मिक आधार के बजाय राजनीतिक स्तर पर संबंध विकसित किए गए। यहाँ इस बात का ध्यान भी रख जाना चाहिए कि 18वीं सदी के राजपूत, जाट, मराठा और सिख सरदारों ने हिंदुओं की संरक्षक के तौर पर काम नहीं किया था। धार्मिक एकजुटता के बजाय सत्ता और धन उनके लिए ज़्यादा अहम था। उन लोगों ने मुसलमानों की तरह ही हिंदुओं को अक्सर लूटा और मारा था। हकीकत में उस वक्त न तो हिंदू और न ही मुसलमान एकजुट समुदाय था। दोनों ही धार्मिक समुदायों के उच्च वर्ग के लोग शासक वर्ग में शामिल थे, जबकि समाज का बहुसंख्यक तबका किसानों और काश्तकारों का था। ये किसान और काश्तकार हिंदू और मुस्लिम दोनों भी थे। हिंदू और मुस्लिम कुलीन वर्ग के लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कभी प्रचार के हथियार के रूप में धर्म का इस्तेमाल करते थे। आज भी हो रहा है भाई, आज नहीं हो रहा है। धर्म का हथियार कर देते हैं। लेकिन अधिकांश समय ये लोग सत्ता, जमीन और पैसे के लिए अपने धर्म के लोगों के खिलाफ आपसी गठजोड़ बनाए रखते थे। हिंदू और मुसलमान, कुलीन, जमींदार और सूबेदार आम लोगों का दमन व शोषण निर्ममता के साथ करते थे। दमन करते वक्त वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि दमन हिंदू का हो रहा है या मुसलमान का। महाराष्ट्र या राजपूताना के हिंदू किसानों को उतना ही भूमि जायदाद देना पड़ता था जितना आगरा, बंगाल या अवध के हिंदू या मुसलमान देते थे। मतलब यह कि हिंदू और मुसलमान समुदाय के उच्च वर्ग के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक व सामाजिक रिश्ता बना हुआ था। औरंगजेब ने साम्राज्य के सामने बहुत सारी अनसुलझी समस्याएं छोड़ दी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों को लेकर हुई लड़ाइयों के कारण स्थिति और बिगड़ गई। उत्तराधिकार का कोई तय नियम न होने के कारण राजा की मृत्यु के बाद मुगल वंश ने हर बार शासन की बागडोर संभालने को लेकर गृह युद्ध
गृह युद्ध छिड़ जाता था। 18वीं सदी के दौरान 18वीं सदी के दौरान उत्तराधिकारी को लेकर होने वाली लड़ाइयाँ ज़्यादा तेज और विध्वंसक हुई। इसके कारण जान माल की काफ़ी क्षति हुई। हजारों प्रशिक्षित सैनिक और सैकड़ों योग्य कमांडर व अफसर मारे गए। गृह युद्ध के कारण साम्राज्य का प्रशासन कमजोर हुआ। साम्राज्य की रीढ़ कुलीन वर्ग था, लेकिन यह वर्ग आपस में ही लड़ने लगा। केंद्र में अनिश्चितता और राजनीतिक अव्यवस्था का फायदा उठाकर कई स्थान सूबेदार और अधिकारियों ने अपनी स्थिति मजबूत करने, ज़्यादा स्वायत्तता हासिल करने और अपने पद को वंशानुगत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अगर शासन पर अधिकार योग्य, दूरदर्शी और कर्मठ शासकों को मिलता तो औरंगजेब के शासनकाल की कमजोरियों और उत्तराधिकारियों को लेकर हुई लड़ाइयों से हुई हानि को दूर किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहादुर शाह के संक्षिप्त शासनकाल को छोड़कर सारे बेकार, कमजोर और विलासिता पसंद लोग शासक बनते गए। तानाशाही व राजतंत्री व्यवस्था में शासक का आचरण और व्यक्तित्व की अहम भूमिका अदा करता है, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ इसी कारण को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। औरंगजेब में न तो कमज़ोर और न ही पतित था, वह काफ़ी योग्य व क्षमतावान था। वह राजाओं की आम खामियों से मुक्त था और बहुत साधारण व सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसने अपने पूर्वजों के महान साम्राज्य को इस कारण नज़रअंदाज नहीं किया कि वह आचरणहीन या अयोग्य था, बल्कि विफलता का कारण यह था कि उसके पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दूरदर्शिता नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में कोई खामी नहीं थी। खामियाँ उसकी नीतियों में थी। उसके व्यक्तित्व में कोई काफ़ी नहीं थी, उस खामियाँ उसकी नीतियों में थी। महान मुगल शासकों के व्यक्तित्व के अलावा मुगल साम्राज्य की ताकत उसके कुलीन वर्ग के आचरण और संगठन में रही। अगर कुलीन वर्ग सचेत, दक्ष और वफादार हो तो राजा की कमजोरियों को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है। समझ रहे हो भाई? अगर कुलीन वर्ग सचेत दक्ष और वफादार हो तो राजा की कमजोरियों को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, वह उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन इस कुलीन वर्ग के आचरण में भी गिरावट आ गई। कुलीन वर्ग के लोग शाही तरीके से जीवन व्यतीत करने लगे। उनका खर्चा उनकी आमदनी से बहुत अधिक हो गया। उनमें से कई विलासी हो गए। यहाँ तक कि युद्ध के लिए जाते वक्त भी वे अपनी सुविधा के सारे सामानों को साथ ले जाते थे। इतना ही नहीं, वे अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाते थे। ये लोग काफ़ी कम पढ़े लिखे थे। उनमें से कई तो युद्ध की कला पर भी ध्यान नहीं देते थे। इसके अलावा इसके पहले समाज के निचले तबके के बहुत सारे लोग ने अपनी योग्यता के बल पर कुलीन जमात में अपनी जगह बनाई थी। ऐसे लोग वहाँ नई ऊर्जा पैदा करते थे, लेकिन बाद में मौजूद कुलीन वर्ग के परिवार के लोग भी सारे पदों पर आसीन होने लगे। नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं रह गई। हालांकि कुलीन वर्ग के सारे लोग कमज़ोर या अक्षम नहीं थे। 18वीं सदी में बहुत से सारे ऊर्जावान और योग्य अधिकारी और बहादुर सैन्य कमांडर हुए, लेकिन इसमें से अधिकांश का कोई लाभ साम्राज्य को नहीं मिला, क्योंकि ये लोग अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने ही हितों को साधने में करते थे। राज्य और समाज की सेवा करने की बजाय ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। देखो भाई, ये लोग समाज की सेवा की बजाय आपस में ही लड़ते रहते थे। वास्तव में आम धारणा के विपरीत 18वीं सदी के दौरान मुगल कुलीन वर्ग की मुख्य कमजोरी उसकी योग्यता या नैतिकता में गिरावट नहीं थी, बल्कि समस्या यह थी कि यह वर्ग स्वार्थी बन गया था। राज्य के प्रति उनके राज्य के प्रति उनके मन में समर्पण भाव नहीं रह गया। इस कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार और आपसी खींचतान बढ़ी। अपना अधिकार, प्रतिष्ठा और आमदनी को बढ़ाने के लिए कुलीन वर्ग के लोग एक दूसरे और यहाँ तक कि राजा के खिलाफ भी गिरोह बनाने लगे। अधिकार की लड़ाई में उन्होंने बल, जालसाजी और दगाबाजी का सहारा लिया। उनकी आपसी लड़ाई ने साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। सामाजिक समरसता पर असर डाला, समाज को बांट डाला और अंततः विदेशी आक्रमणकारियों की राह को आसान बनाया। इस पूरे समझ रहे हो? समाज को बांट डाला, अंततः विदेशी आक्रमणकारियों को राह बनाया, आने के लिए आसान बनाया। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा दोषी सक्रिय और योग्य कुलीन रहे। इन लोगों ने अपनी नीली जागीर की खातिर साम्राज्य की एकता को तहस नहस कर दिया। इस तरह बाद के मुगल कुलीनों की अधोगति के लिए उनकी व्यक्तिगत बुराई उस हद तक जिम्मेदार नहीं थी जितनी जिम्मेदार उनका सरकार कामकाज और उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। सत्ता के लिए उन लोगों ने जो
अदूरदर्शिता रास्ता अख्तियार किया वह अधोगति का मुख्य कारण बना। लेकिन यह आचरण सिर्फ मुगल कुलीनों का ही नहीं था। तेजी से उभर रहे मराठा सूबेदारों, राजपूत राजाओं, जाट, सिख और बुंदेला सूबेदारों में ये सारी खामियां व्यक्त थी। उथल पुथल वाली 18वीं सदी के दौरान जो लोग भी सत्ता के करीब गए, लगभग हर किसी का आचरण इसी तरह का था। कुलीनों के बीच बढ़ते स्वार्थ और गिरोहबंद का एक मुख्य कारण जागीर का अभाव था। इसके साथ ही कुलीनों की संख्या और उनका खर्च बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण जागीरों की आमदनी घटती जा रही थी। इस कारण कुलीनों के बीच जागीरों पर कब्जा करने के लिए लड़ाई तेज हो गई थी। मूल समस्या यह थी कि सभी कुलीनों को संतुष्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, क्योंकि सभी को काम या जागीर देना संभव नहीं था। जागीर की कमी का दूसरा प्रभाव भी पड़ा। कुलीनों ने किसानों की कीमत पर जागीर से अधिक आमदनी हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जागीर और पैदों को वंशानुगत बनाने की कोशिश की। अपनी बजट को संतुलित करने के लिए खालिश जमीन पर कब्जा करने लगे। कारण केंद्र सरकार का वित्तीय संकट बढ़ गया। इसमें उबरने के लिए सरकार ने अपना खर्च कम शुरू किया और सैनिक की संख्या निर्धारित कोटे में कम कर दी। इसके कारण साम्राज्य की सैन्य शक्ति भी कमजोर हो गई। समझ रहे हो? अगर राजा मजबूत हुआ, राजा कमजोर हुआ, जो होंगे लोग भाई वो अपना खूब दिखाएंगे। मुगल साम्राज्य आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता था। मुगल साम्राज्य आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पा रहा था। यह साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या बना? मुगल साम्राज्य को जो था मुगल साम्राज्य आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। यह साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान भारतीय किसानों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। ऐसे तो अपनी ज़िंदगी में भी पूरी तरह खुशहाल कभी नहीं थे। लोग 18वीं सदी में उनकी ज़िंदगी दयनीय, शोचनीय और अनिश्चित हो गई। अखबार के समय में भी भूमि राजस्व का बोझ बढ़ता गया। अकबर के समय में भी भूमि राजस्व का बोझ बढ़ता गया। जागीर से कुलीन को बार बार बदले जाने का भी बुरा असर पड़ा। ये लोग बतौर जागीर कम से कम समय में अपनी जागीर का अधिक से अधिक दोहन करने लगे। वे किसान अब हम 10 मिनट का ध्यान करते हैं। इष्ट चिंतन। जब आप इष्ट चिंतन करते हो और आपके शरीर में एक हलचल महसूस होती है, आपको पता है ये वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। इसीलिए कहते हैं बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बुराई करते हो तो अनजाने में आप एक नेगेटिव आदमी की नेगेटिव ऊर्जा खींच रहे होते हो। अनजाने में इतना बड़ा कुकर्म कर रहे होते हो, आपको पता ही नहीं चल रहा होता। अनजाने में भाई बुराई करने के लिए व्यक्ति का नाम तो लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप उसे याद करोगे उसकी ऊर्जा आपको घेर लेगी। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, इष्ट चिंतन। अब इन सांसों की खासियत यह है कि जैसी आपकी मनोदशा होगी वैसे ही सांसों की गति भी होगी। सोचिए कितना गहरा संबंध है आपके मन और आपकी सांसों से। गौर करिए इस गहरे संबंध पर। सोचिए कितना गहरा संबंध है आपके मन और आपकी सांसों में। जैसे आपकी मनोदशा होगी, अगर आप गुस्से में हैं तो आपके सांस की गति तेज हो जाएगी। अगर आप आनंदित हैं तो आपकी सांस विलीन हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी मनोदशा को अगर बदलना है, भय को बदलना है, क्रोध को बदलना है, लोभ को बदलना है, मोह को बदलना है, तो किसको पकड़ना पड़ेगा? सांसों। क्यों? क्योंकि सांस और मनोदशा का गहरा संबंध है। तो जैसे ही पोर्न देखने की इच्छा पैदा हुई, कुछ नहीं करना, अपने आप से लड़ना नहीं है ना, लड़ाई तो बाली तो मार डालेगा तुरंत। वैसे ही सांस पे चले जाना है और इष्ट चिंतन करना है, और तब तक करना है जब तक मनोदशा बदल न जाए। और जैसे जैसे मनोदशा बदलनी शुरू होगी, आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बार किसी चीज का आनंद आ जाए फिर आप चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकते।
फिर तो आप नहीं छोड़ सकते। एक बार स्वाद मिल जाए एक बार स्वाद मिल जाए, जैसे ही हस्तमैथुन का विचार आए, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन, तब तक जब तक विचार मनोदशा बदल न जाए। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पर एक टाइम आएगा जब आप देखना कि आपको मनोदशा बदलेगी। क्यों? क्योंकि सांस और मन का गहरा संबंध है। और सांस अगर नाभि तक जाए तब तो और मजा आए। आराम से ले जाइए नाभि तक। आप देखिएगा सिर्फ 10 बार अगर आप नाभि तक लेकर चले गए तो एक अजीब सा नशा आपको महसूस होगा, हल्का हल्का। बस 10 बार आप सांस को नाभि तक ले जाइए धीरे धीरे। आप देखिए हल्का सा खुमार, एक हल्का सा नशा, एक हल्की सी खुशी। बहुत धीरे धीरे सांस को नाभि तक लीजिए। पंजे को मत दबाइए, छोड़ दीजिए। आपके पैर का जो पंजा है उस पर ध्यान दीजिए, वो सिकुड़ा हुआ उसे छोड़ दीजिए। बस इसी दशा में रहना है। इसी को भजन कहते हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं, इसी को योग साधना कहते हैं। चूंकि ये आपको बदलती है इसलिए इसको तपस्या भी कहते हैं। शुरुआत में जब आप झाड़ू लगा के ध्यान करने की कोशिश करोगे तो बेचैनी होगी, थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन 1-2 महीने के अंदर आप देखना आपको मजा आने लगेगा। घबराइएगा बिल्कुल मत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती मतलब ये आपकी शरीर, इसमें गंगा का अवतरण हो जाएगा, यानी ज्ञान पैदा हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या सूत्र दिया संत रविदास जी ने? एक लाइन का सूत्र, ज्यादा कोई किताब उताब पढ़ना ही नहीं। एक लाइन का सूत्र, एक लाइन का, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती आपकी शरीर, इस शरीर में ज्ञान का अवतरण हो जाएगा। मन किससे जुड़ा हुआ है? सांसों से। यानी अगर मनोभाव को बदलना है तो किस पे ध्यान देना होगा? सांसों पे। जीसस क्राइस्ट ने कहा लव इज गॉड। जब तुम नफरत करते हो तो वो आदमी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारा दिमाग खाली होता है। कितना बड़ा सूत्र है भाई। एक लड़की से आपकी दोस्ती हुई, आप 6 लाख रुपया महीना कमाते हो, आपके साथ घूम रही है, टहल रही है, जा रही है, खा रही है, पी रही है। फिर आपकी नौकरी चली गई, आप भिखमंगे हो गए, अब वो आपको छोड़ के भी चली गई। तो कौन है? वो आपकी गुरु है। लिखिए अपनी डायरी में, गुरु नंबर 1 क्या शिक्षा दिया कि बेटा भिखमंगे हो जाओगे तो साया भी साथ छोड़ देगा। आपका किसी लड़के से अफेयर है, 6-7 साल अफेयर चला, फिर लड़के की शादी पता लगा एक बहुत बड़े पूंजीपति के घर में तय हो गई, लड़के ने आपको छोड़ दिया, तो रोइए मत। लिखिए गुरु नंबर 1 गुड्डू।
कि अगर बड़ा फायदा है तो छोटे लोगों को छोड़ दो। ये सब गुरु हैं आपके, जिनको आप गाली दे रहे हो, जिनको आप गाली दे रहे हो, ये बेसिकली आपके गुरु हैं। कुछ सिखा के गए हैं आपको, आपको ध्यान ही नहीं पड़ रहा है। मेरा इमोशन से खेल दिया, मुझको बेवकूफ बनाया। बे तुम बेवकूफ हो। हर वो व्यक्ति जो आपको प्रेम दे रहा है, सम्मान दे रहा है, कुछ ना कुछ आपसे ले रहा है। आप गौर करिए, कुछ नहीं तो आपका समय ही ले रहा है। विधायक जी ने आपको फोन किया, हाँ भाई गुड्डू कहाँ हो भैया, कोयरवाल रहे भैया, चारा काट रहे भैया, आओ यार मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। अरे भैया, अरे भैया आ रहे, भैया आ रहे यार। आप बड़े चौड़े होकर विधायक के घर पहुंचे और आप सबसे कह रहे हैं कि अरे भैया समझ लिए चारा काट रहे थे, बुला लिए। पर्सनली ये देखो फोन, देखो दे देखो 8 बजे आया था, देखो देखो नंबर देख रहे हो। पर्सनली भैया बुलाए और मेरे मुंह पे थूक। संकल्प लीजिए, 1 मिनट रुकिए। अपने आप को सुधारना है और शक्तिशाली बनना है। 3 बार मन ही मन दोहराइए। अपने आप को सुधारना है और शक्तिशाली बनना है। अपने आप को सुधारना है और शक्तिशाली बनना है। दिन भर होश में रहना है और रचनात्मक क्रिएटिव काम करने हैं। 3 बार ये भी संकल्प लीजिए। वाह, शानदार। तो आज आपको क्या करना है? दिन भर रचनात्मक कार्य, मानसिक ताकत बढ़ा लो, शारीरिक ताकत बढ़ा लो, और जिस चीज को भी तुम खेल बना लोगे उसमें कोई तुमको हरा ना पाएगा। तभी तो कहता हूं ध्यान को खेल बना लो। जो भी करो